निशा बचपन से ही कमजोर थी। वो जब भी तला हुआ या फिर बाहर का कुछ खाती तो उसका पेट खराब हो जाया करता था। देखते ही देखते निशा बड़ी हो गई और उसकी शादी की उम्र हो गई। ऐसे ही एक दिन निशा अपनी सहेलियों के साथ लकड़ियां काट कर घर आती है और तभी उसकी माँ उससे कहती है, आ गई मेरी बेटी। तुझे पता है तेरी जिससे शादी की बात चल रही थी उन लोगों ने शादी के लिए हाँ कह दिया है। लड़का बहुत अच्छा है और बहुत जल्द मेरी बेटी किसी के घर की बहू बनने वाली है। क्या माँ, तुम भी ना कैसी बातें करती हो। इतना बोलकर निशा शर्मा जाती है और खाना बनाने लगती है। अब इसी तरह से कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और देखते ही देखते शादी का दिन पास आ जाता है। शादी वाले दिन निशा दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर बैठी हुई थी तो वहीं दूसरी ओर निशा के घर वाले बारातियों का स्वागत करने के लिए बारातियों का इंतजार कर रहे थे। तभी निशा अपनी एक दोस्त कविता से कहती है, अच्छा कविता, तूने मेरी शादी का खाना खा लिया? हाँ निशा, मैंने खा लिया, इसीलिए अब तू फिक्र मत कर, हर वक्त मैं तेरे साथ ही रहूंगी। ऐसे क्या बना है शादी में? मैं जानती हूँ हम तेरे जैसे अमीर तो नहीं कि हर तरह की अच्छी डिश रख सके, पर मैंने माँ से कहा था कि वो सब कुछ अच्छी चीजें जरूर रखें। निशा, तू कैसी बातें कर रही है? शादी ब्याह में ऐसे कोई माँ बाप नहीं है जो अपनी जिंदगी भर की कमाई ना लगाएं। और अंकल आंटी ने तो तेरी शादी की हर अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अगर तू कह रही है तो सब अच्छा ही होगा। वैसे क्या तू मेरे लिए कुछ ला सकती है? मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा, तो मैडम जी को भूख लग रही है, इसीलिए गोल गोल बातें घुमा रही है तू। फिक्र मत कर, मैं भी तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। कविता इस बात से अनजान थी कि निशा बाहर का खाना तला या तेल मसाले वाला नहीं खाती। बाहर का बना खाते ही उसका पेट खराब हो जाता है। अब कविता जल्दी से जो भी खाना बना था वो निशा के लिए ले आती है। निशा को भी बहुत तेज भूख लगी थी और काफी दिनों से उसने ऐसा चटपटा खाना नहीं खाया था, इसलिए वो खाने पर टूट पड़ती है और मजे से खाना खाने लगती है। कविता, तूने बिल्कुल सही कहा। सच में मेरी माँ ने खाने का बहुत अच्छा इंतजाम किया है। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि माँ इतना सब कुछ अरेंजमेंट कर पाएंगी। मेरी माँ इस दुनिया की सबसे बेस्ट माँ है। अब तो तुझे मुझ पर विश्वास हो गया ना? खैर, अब जल्दी से अपना खाना खत्म कर ले, बारात आ चुकी है। इतना बोलकर कविता वहाँ से चली जाती है। खाना खाने के बाद निशा को अफसोस होता है और वो डर जाती है कि कहीं उसका पेट खराब ना हो जाए। डरी सहमी निशा उस वक्त खाना छोड़ देती है और देखते ही देखते बहुत जल्द निशा की शादी विवेक से हो जाती है। पर ये क्या, ससुराल जाते ही निशा का पेट खराब हो जाता है और उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। जिस बात का डर था वही हो गया। अब क्या करूं? इतने सारे लोग हैं, कैसे हल्के होने जाऊं? ये कैसी मुसीबत हो गई। मुझे इतना तेल मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए था। अब निशा अपना पेट पकड़कर बैठ जाती है, पर यह सब कुछ विवेक देख लेता है और वो समझ जाता है कि निशा किसी प्रॉब्लम में है। क्या हुआ निशा, तुम अपना पेट पकड़कर क्यों बैठी हो? सब ठीक तो है ना? विवेक जी, कुछ ठीक नहीं है। मेरे पेट में मरोड़ उठ रही है। मेरा पेट खराब हो चुका है। अब आप मेरी मदद कीजिए। क्या तुम्हारा पेट खराब हो गया है? हमारे घर में तो शौचालय भी नहीं है, हम सभी तो खुले में जाते हैं, पर तुम तो इस घर की बहू हो और आज ही आई हो। अब मैं तुम्हें शौच करवाने के लिए कैसे ले जाऊं? ये तो सच में मुसीबत हो गई। तुम यहीं रुको, मैं भी माँ को भेजता हूँ, अब वही कुछ कर सकती है। अब विवेक सारी बात अपनी माँ कल्याणी को बताता है। अब कल्याणी को भी समझ नहीं आता कि वो अपनी बहू का पेट कैसे ठीक करे। बहू, तेरा पेट अचानक से कैसे खराब हो गया? तूने कुछ उल्टा सीधा खाया है क्या? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊं, क्योंकि डॉक्टर की फीस तो बहुत ज़्यादा महंगी होती है और हम लोग गरीब हैं, जड़ी बूटी से ही अपना काम चला लेते हैं। लेकिन घर में इतने सारे मेहमान हैं, मैं खेत में कैसे जाऊं जड़ी बूटी लेने? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, पर अभी कुछ करिए। अगर मैं शौच करने नहीं गई तो मुझे डर है कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बस 10-5 मिनट और दे दे, मैं किसी से बात करती हूँ। अब कल्याणी अपनी पड़ोस के सरपंच के घर जाती है और सरपंच की बीवी से बात करती है। माफ करना सरपंच जी, मुझे आज फिर से आपकी ज़रूरत है। दरअसल मेरी बहू का पेट खराब हो गया है और आप तो जानती हैं ना कि मेरे घर में शौचालय नहीं है और सरकार की तरफ से अभी तक पैसे भी नहीं मिले कि मैं
अपने घर में शौचालय बनवा सकूं। हमारे गांव में अभी तक सिर्फ आपके घर में ही शौचालय है। मैं कल सुबह अपनी बहू को जड़ी बूटी खिला दूंगी, उसका पेट ठीक हो जाएगा। लेकिन जब तक के लिए आप अपने घर का शौचालय इस्तेमाल करने दें। अरे कल्याणी, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं सरपंच की बीवी हूँ और हमारा काम है अपने गांव वालों की मदद करना। तुम बेफिक्र अपनी बहू को यहाँ ले आओ और जब तक उसका पेट ठीक नहीं हो जाता उससे कहो मेरे ही घर का शौचालय यूज करे। सरपंच की बीवी बहुत अच्छी थी। वो कल्याणी की मदद करती है और निशा सरपंच का शौचालय यूज करती है। पर निशा की हालत मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, पर अगले कुछ देर में इनका पेट ठीक नहीं हुआ तो इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। बार बार शौच जाने की वजह से इनके शरीर का पानी कम हो गया है। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर बहू की तबीयत ठीक नहीं हुई तो मैं आपको दोबारा बुला लूंगी। सरपंच जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप ना होती तो शायद मेरी बहू ठीक ना हो पाती। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी और मैं जल्द कोशिश करूंगी कि आपके सारे पैसे चुका दूं। माँ जी, आप माफी मत मांगे, क्योंकि सारी गलती तो मेरी है। मैं जानती थी कि हम गरीब हैं, हमारे घर में एक शौचालय तक नहीं है और बाहर का खाना खाने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। पर फिर भी मैंने अपनी शादी में तेल मसाले वाली चीजें खाई, जिस वजह से मेरा पेट खराब हो गया और मेरी वजह से आपको तकलीफ उठानी पड़ रही है। देखो निशा, ये होनी है और ये किसी के साथ हो सकती है, इसीलिए अब तुम दोनों सास बहू मुझे धन्यवाद कहना बंद करो। मैं आज ही अपने पति से बात करूंगी और उनसे कहूंगी कि हमारे गांव का दोगुना तेजी से विकास कर सके, ताकि गांव की किसी भी बेटी बहू को ऐसी समस्या का सामना न करना पड़े। निशा की तबीयत खराब होने की वजह से कल्याणी को सरपंच से मदद लेनी पड़ती है, पर अपने गांव की ऐसी हालत देखकर सरपंच की आंखें खुल जाती है, जिसके बाद वो दुगनी तेजी से गांव में काम करवाता है और गांव के हर गरीब व्यक्ति को जल्द से जल्द सरकार से पैसे दिलवाता है। उम्मीद है कि अब मेरे गांव वालों को समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। अब आप सब सरकारी पैसे से अपने घर में शौचालय बनवा सकते हैं। अब बस सरकारी हॉस्पिटल की जरूरत है और मैं वादा करती हूँ ये काम भी जल्दी होगा। अब गांव का विकास तेजी से होता है और बहुत जल्द गांव में शौचालय और सरकारी हॉस्पिटल बनवाए जाते हैं। सरकारी हॉस्पिटल और शौचालय बनने से गांव वालों को काफी राहत मिलती है और गरीब परिवार को भी सहायता मिलती है। अब गांव वाले जड़ी बूटियों के सहारे नहीं रहते और उस दिन के बाद से फिर कभी निशा इस तरह की गलती दोबारा नहीं करती। लक्ष्मी देवी, जो कि अपनी बेटी सुनैना से बहुत प्यार करती थी। सुनैना लक्ष्मी की इकलौती बेटी थी। वह अपनी बेटी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थी। तो वहीं दूसरी तरफ सुनैना अपनी बहू पीहू के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। वो हमेशा बहू और बेटी में भेदभाव किया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुनैना को किसी पार्टी में जाना था और वह अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे ना पार्टी में जाना है और मेरे पास पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं है। ऐसे मत बोल मेरे बच्चे कि तेरे पास कपड़े नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे मैंने अपने प्यार में कोई कमी रख दी है। अभी जाकर कपड़े की अलमारी खोल कर देख, इतने सारे कपड़े तेरे पास, फिर भी तुझे कमी लग रही है। माँ, मुझे कमी लगती है क्योंकि एक ही कपड़े को मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकती और मुझे जो चाहिए ना वो मार्केट में नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? आखिर क्या चाहिए तुझे, बता, अभी मैं मंगवा देती हूँ। वो भैया ने भाभी को उनके बर्थडे पे जो गाउन दिया था ना, मुझे वही गाउन पहनना है और भाभी ने उसे एक बार भी नहीं पहना। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले वो गाउन मैं पहनूं। वैसे भी भाभी तो मैरिड है और मैरिड होने के हिसाब से उनको साड़ी वगैरह ही पहनना चाहिए। ये गाउन लेकर वो करेंगी क्या? बात तो तेरी एकदम सही है। रुक जा, मैं अभी फिर से बोलकर उसका गाउन तुझे मंगवा देती हूँ। हाँ, लेकिन भाभी ने देने से मना कर दिया तो? तू पागल है क्या बेटा? ऐसे कैसे मना कर देगी? वो हमारे घर की बहू है, उसका फर्ज बनता है कि अपने ससुराल में सबको खुश रखे और तुझे एक गाउन दे देगी तो क्या हो जाएगा? तभी वहाँ पीहू आती है और पीहू सुनैना और लक्ष्मी को चाय देते हुए उनसे कहती है, माँ जी, दीदी, ये रही आप दोनों की चाय, और कुछ चाहिए आपको तो बता दीजिएगा। पीहू सुन, मुझे तुझसे एक काम था। वो जो मेरे बेटे ने तुझे बर्थडे पर गाउन दिया था ना, जो तूने अभी तक पहना नहीं है। नहीं माँ जी, अभी तक तो नहीं पहना, लेकिन सोच रही हूँ कि कभी मौका लगा तो जरूर पहनूंगी।
हाँ तो अब वो गाउन ना तुझे पहनना भी नहीं। तू एक काम कर, वो गाउन ना मेरी बेटी को दे दे, क्योंकि मेरी बेटी को वो गाउन बड़ा पसंद है और मैं अपनी बेटी को नाराज नहीं करना चाहती। तुझे तो पता है ना कि मेरी एक ही बेटी है और इसे खुश करने के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तू वो गाउन बिना कोई सवाल जवाब किए मेरी बेटी को दे देना, ठीक है? अच्छा माँ जी, ठीक है, अभी ला देती हूँ। इस तरह से पीहू बिना कुछ कहे अपना गाउन सुनैना को दे देती है और सुनैना बड़ी खुश होकर वो गाउन पहनकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। पीहू की शादी की सालगिरह आ रही थी, जिस पर पीहू का पति अनुज पीहू को एक सुंदर सा हार गिफ्ट करता है। ये देखकर सुनैना और लक्ष्मी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और कुछ दिन बाद लक्ष्मी और सुनैना दोनों पीहू के पास जाते हैं। तभी लक्ष्मी पीहू से हार मांगने लगती है। पीहू लड़ाई झगड़ा करने वाली नहीं होती, वह बहुत ही साधारण जीवन जीना चाहती थी और पीहू बिना कुछ कहे अपना हार लक्ष्मी और सुनैना को दे देती है। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है। सुनैना के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आता है। सुनैना के बहुत बड़े बड़े सपने थे कि उसकी शादी एक बहुत ही बड़े घर में हो, जहां सभी लोग वेल सेटल्ड हो। और खैर ऐसा ही हुआ। सुनैना को एक समीर नाम का लड़का अपनी माँ अंजना और बहन शिप्रा के साथ देखने आता है। अंजना और समीर को सुनैना पसंद आ जाती है। अब कुछ ही महीनों बाद सुनैना की शादी की डेट फिक्स हो जाती है। अरे पीहू, अपनी ननन का अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि अब मेरी बेटी कुछ ही दिनों की मेहमान है। इसकी शादी तो मैं बड़े ही धूमधाम से करूंगी, अपने सारे अरमान पूरे करूंगी शादी में। जी माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं दीदी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। आखिर मेरी भी तो इकलौती ननन है ना ये। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब हंसी खुशी सुनैना की शादी समीर से हो जाती है। शादी के बाद सुनैना पहली बार अपने मायके आती है, जहां पीहू बड़े ही अच्छे से सुनैना का स्वागत करती है। तभी सुनैना का पति समीर पीहू को एक गिफ्ट देते हुए उसे कहता है, अरे भाभी, ये लो आपके लिए ये गिफ्ट मैं स्पेशल लंदन से लेकर आया हूँ। मेरी तो कोई भाभी है नहीं और मेरा तो बहुत ही अरमान था कि मेरा कोई बड़ा भाई हो तो मेरी भी भाभी होगी, लेकिन ये अरमान तो कभी पूरे हुए नहीं। अब सुनैना की भाभी भी मेरी ही भाभी है, इसलिए स्पेशल गिफ्ट आपके लिए है। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इन सब की कोई जरूरत नहीं थी। आपने मुझे प्यार से भाभी बोला, यही मेरे लिए बहुत कुछ है। तभी लक्ष्मी पीहू के हाथ से वो गिफ्ट लेते हुए अपनी बेटी को वो गिफ्ट दे देती है और कहती है, अरे दामाद जी, बहू को इन सारी चीजों की कोई जरूरत नहीं है, आप ही ना सुनैना को दे दो। वैसे भी मेरी बेटी को जितना गिफ्ट दो उतना ही कम लगता है, खुश हो जाती है गिफ्ट देखकर। माँ ना बिल्कुल सही कह रही है समीर, आखिर भाभी को क्या जरूरत है इन चीजों की। समीर को बहुत बुरा लगता है। वो समझ जाता है कि पीहू के साथ लक्ष्मी बहुत भेदभाव करती है। ऐसे ही अब सुनैना की नंद शिप्रा सुनैना से कहती है, भाभी, हम पूरी फैमिली ना मूवी देखने के लिए जा रहे हैं और आप घर में अच्छे से रहना, कोई भी आए ना दरवाजा मत खोलना, ठीक है? आप सब लोग मूवी देखने जा रहे हो और मैं घर में अकेली रहूं? अरे भाई, मैं अपनी मम्मी और भाई के साथ जा रही हूँ, आपको क्या जरूरत है हमारे बीच में आने की? बहू बहू बनकर रहो ना। मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है और मेरी बात ना ध्यान से सुन ले। तू मेरी बहू है, बेटी बनने की कोशिश मत कर। इतना बोलकर अंजना, शिप्रा, समीर तीनों बाहर चले जाते हैं मूवी देखने के लिए। सुनैना को बहुत बुरा लगता है और वह अपनी माँ लक्ष्मी से फोन करके कहती है, माँ, मेरी सास तो आपसे भी ज्यादा खतरनाक निकली। वो तो बहुत ही ज्यादा बहू और बेटी में भेदभाव करती है। सारे मूवी देखने के लिए गए हैं और मुझे यहाँ पे अकेले छोड़ दिए। अच्छा, मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है उस घर में? हाँ, रुक जा, जब तेरी सास आएगी ना तब मैं खुद तेरी सास से फोन पर बात करूंगी कि आखिर उनकी हिम्मत कैसे मेरी बेटी के साथ ऐसे करने की। उन्हें पता नहीं है कि अभी किससे पाला पड़ा है उनका। तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है मैंने। ऐसे ही थोड़ी देर बाद सुनैना की सास मूवी देखकर घर आ जाती है। तभी लक्ष्मी सुनैना की सास को फोन करती है और कहती है, क्या हुआ बहन जी, आपसे एक बहू नहीं संभाली जा रही क्या? अरे इतना भेदभाव कौन करता है अपनी बेटी और बहू में? ये मत बोलो कि सुनैना मेरी इकलौती बेटी है, मैंने उसे बड़े नाजों से पाला है। अगर आपको अपनी बेटी से प्यार है तो मुझे भी अपनी बेटी से बहुत प्यार है।
तो बहन जी, हर माँ बाप अपनी बेटी को ना नाजों से प्यार से पालते हैं। वैसे ही आपकी बहू भी किसी और घर की बेटी है, तो आप अपनी ही बहू के साथ जब भेदभाव करते हो तब आपको कुछ भी नहीं पता लगता, और जब आपकी बेटी के साथ उसके ससुराल में थोड़ा बहुत भेदभाव होने लगा तो आपको बहुत तकलीफ होने लगी। इसीलिए पहले अपना घर संभालो और अपनी बहू को बेटी समझो। उसके बाद ये उम्मीद करो कि सामने वाला भी आपकी बेटी को उसके ससुराल में बहू नहीं बेटी ही समझेगा। ये सुनने के बाद लक्ष्मी के पास कोई शब्द नहीं था कि वे अंजना को जवाब दे पाए। वो चुप हो जाती है। तभी अंजना लक्ष्मी से कहती है, देखिए बहन जी, साफ साफ कहती हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं आपकी बेटी को तकलीफ दूँ। वो तो समीर जब आपके घर गया था ना, तब वो समझ गया था कि आप कैसी हैं और आप कैसे बहू और बेटी में भेदभाव करती हैं। इसीलिए मैंने और मेरा पूरा परिवार आपको और आपकी बेटी को सबक सिखाना चाहता था। इसीलिए आपकी बेटी को थोड़ा बहुत तकलीफ देना पड़ा हमें। मुझे माफ कर देना बहन जी, शायद आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं हमेशा से बेटी और बहू में बहुत भेदभाव करती थी। अपनी बेटी के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें महसूस होती थी, लेकिन बहू के लिए हमेशा अनजानों वाला व्यवहार करती थी। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इस तरह से लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सुनैना भी अपनी सास की सारी बातें सुन रही थी और कहीं ना कहीं उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद लक्ष्मी और सुनैना दोनों पीहू से माफी मांगती है और फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करके अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ती हैं। आसमान में भूतों और चुड़ैलों की एक मंडली थी, जिसमें एक भूतों का सरदार था जो सभी भूतों पर नियंत्रण करता था। एक दिन सब बातें कर रहे होते हैं। अमावस्या की रात आने वाली है, हम लोगों को डराने धरती पर जाएंगे। हाँ सरदार, आपने सही कहा, बहुत मजा आएगा। मानव का मांस खाए भी बहुत दिन हो गए हैं, बहुत सारा मांस खाएंगे। हाँ, बहुत मजा आएगा। हमें भी उनका खून पी करके बहुत आनंद मिलता है। कितना स्वादिष्ट लगता है उनका खून और मांस, बस पूछो ही मत। अमावस्या आने से भूतों को खुली छूट मिल जाती है, जिससे वो धरती पर आने के लिए आजाद होते हैं। वो इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। सरदार, बहुत दिन हो गए हैं, कोई हमारी मंडली में नहीं आया है जिसे हम परेशान कर सके। हमें भी बड़ा मजा आएगा नए दोस्त बनाने में। तभी एक छोटी बच्ची भूत बनकर आती है। ये देखकर सभी भूत खुश हो जाते हैं। मत परेशान करो इस बच्ची को, कुछ दिन हमारे साथ रहने दो, सब समझ जाएगी। नहीं सरदार, ऐसा नहीं चलेगा। हमारे साथ आपने कोई दया नहीं की थी, इसके साथ भी कोई दया नहीं चलेगी। हम इसे परेशान करेंगे। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो तुम जिंदा नहीं रहोगी। सरदार, मुझे क्षमा कर दो। ये सब देख सब भूत और चुड़ैल आपस में बातें करते हैं और कहते हैं, सरदार बहुत ही गलत कर रहे हैं हमारे साथ, कोई दया नहीं करते थे और इस चुड़ैल के साथ इतनी दया दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, ऐसा नहीं चलेगा। सरदार बहुत ही गलत कर रहे हैं। ऐसे ही दया देख सब भूत और चुड़ैल आपस में बात कर सरदार से लड़ाई करने में लग जाते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। मैं अब मंडली का सरदार नहीं रहूंगा, तुम लोगों को जो करना है करो। सरदार के न रहने पर सब चुड़ैल और भूत छोटी चुड़ैल को बहुत परेशान करने लगे, लेकिन उस बच्ची चुड़ैल के लिए वो सरदार हमेशा सबसे झगड़ा करता था। इस छोटी बच्ची को क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग? मेरे हिस्से का मांस खा लो, लेकिन इस बच्ची को परेशान मत करो। सरदार, इस पर इतनी दया करना आपको एक दिन बहुत महंगा पड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम लोग इसे परेशान करना बंद करो। भूतों का सरदार अपने हिस्से का मांस और खून उस चुड़ैल बच्ची को पिलाता और उसकी देख रेख करता, पर बच्ची को ये सब पसंद नहीं आता था और वो कहती है, मुझे अपनी दुनिया में भेज दो वापस, मुझे यहाँ नहीं रहना। बेटा, अब तुम अपनी दुनिया में नहीं जा सकती, यही तुम्हारी दुनिया है
और तुम्हें इसी दुनिया को अपनाना पड़ेगा। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे अपनी माँ के पास जाना है। तो बेटा तुम चिंता मत करो, अमावस्या का दिन आने वाला है। हम लोग तुम्हारी माँ को भी यहाँ लेते आएंगे। नहीं, आप ऐसा मत करना। ये दुनिया अच्छी नहीं है। मेरी माँ को यहाँ नहीं लाना। इन दोनों की सारी बातें सुन सारे भूत और चुड़ैल हंसते हैं और इसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कुछ दिनों में हम लोग धरती पर जाएंगे और मानव का मांस खाकर मजे करेंगे और खून पी के नदी में गोते लगाएंगे। बड़े दिनों से मानव मजे से जी रहे हैं, अब उन्हें हम खाएंगे और हम मजे से जिएंगे। ऐसा मत करना। अमावस्या का दिन आ जाता है और भूतों को खुली छूट मिल जाती है। सब धरती पर एक गांव में जाकर आतंक मचाने लगते हैं। इंसानों को काट काट कर खाने लग जाते हैं। किसी का सिर धड़ से अलग कर देते हैं और खून पीते हैं, तो किसी के हाथ उखाड़ कर खा जाते हैं। ऐसे ही लोगों को बहुत परेशान करते हैं। मुखिया जी, हमारे गांव में भूतों की मंडली आ गई और सभी लोगों को मार मार कर खा रहे हैं। अब क्या होगा? हाँ भाइयों, मैं वही देख रहा हूँ। मैं अभी तांत्रिक को बुलाता हूँ। हाँ मुखिया जी, जल्दी से जल्दी कुछ करवाइए, नहीं तो गांव में कोई जिंदा नहीं बचेगा। तांत्रिक को बुलावा भेजते हैं। तांत्रिक को बुलावा भेजने पर पता चलता है कि वो तांत्रिक गांव में नहीं है, कहीं और गया हुआ है और उस समय वो नहीं आ सकता। ये जानकर गांव के लोग और भी परेशान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब उनके गांव का क्या होगा। गांव वालों, अब तुम बहुत जी लिए, अब नहीं बचोगे। हाँ, तुम लोगों का मांस खाए बहुत दिन हो गए। अब तुम लोगों को खा जाएंगे हम। तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो, इन लोगों को जाने दो। ये पागल खुद भी नहीं खाएगी और हमें भी खाने नहीं देगी। हमें मरना है क्या? उसी गांव में सरिता नाम की एक लड़की थी जो अपने घर में भगवान की पूजा कर रही थी, तो भूत की मंडली उसे कुछ नहीं कर पा रही थी। ये देखकर वो आपस में कहते हैं, अरे ये लड़की क्या कर रही है? हमारी शक्तियाँ इस पर काम क्यों नहीं कर रही? इसकी पूजा भंग करो, नहीं तो ये हमें यहाँ से भगा देगी। ये देख गांव के सभी लोग अपने अपने घर में पूजा करने लग जाते हैं और 1-2 दिन तक उन लोगों को भूतों से छुटकारा मिल जाता है। तब एक भूत कहता है, अरे ये मानव लोग तो हमारे कामों में विघ्न डाल रहे हैं, अब हम लोग इन्हें कैसे खाएंगे? जब तक ये लोग दूसरे कामों के लिए नहीं उठेंगे तब तक हम इन्हें नहीं खा पाएंगे। एक बार उठने दो, फिर इन्हें मजा चखाते हैं। गांव वाले लोग जैसे ही कोई और काम से बाहर निकलते हैं तो भूत उनके 2 टुकड़े करके उनका खून पी जाते हैं। ये देख गांव वाले बोलते हैं, मुखिया जी कुछ तो कीजिए ना, हमारे गांव का लगता है सर्वनाश ही हो जाना है। मैं दूसरे पंडित को बुलावा भेजता हूँ। मुखिया जी ने किसी दूसरे गांव के एक तांत्रिक के बारे में सुना था। वो उसे बुलाने के लिए लोगों को भेजते हैं और बोलते हैं कि साथ में लेकर ही आना। मुखिया के लोग उस तांत्रिक को लेकर आ जाते हैं और उसे अपने गांव की सारी हालत बताते हैं। अरे ये गांव वाले अब किस आफत को बुला लाए हैं, फिर ये हमें जीने नहीं देगा। तांत्रिक बाबा सारी परेशानियां सुनकर एक पूजा करने को कहते हैं और साथ ही कहते हैं कि चिंता मत करो, वो उन्हें पूरी तरह से इससे छुटकारा दिला देंगे। ये देखकर भूत की मंडली और भी व्याकुल हो जाती है और लोगों को परेशान करने लगती है। तब तुरंत ही तांत्रिक बाबा एक मंत्र पढ़ते हैं और भूतों को कुछ समय के लिए नियंत्रित कर लेते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अरे ओ बाबा, तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है? बस हम छूट जाएं, फिर तुझे तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे शैतानो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा तब तो तुम मुझे मारोगे ना। कुछ घंटों बाद तांत्रिक ने पूजा को संपन्न किया और पूजा के जल को भूतों पर छिड़का और वो सारे भूत गायब हो गए। गांव के लोगों को भूतों से मुक्ति मिल गई थी और ये देखकर वो सब बहुत खुश हो गए, बाबा को धन्यवाद करने लगे। उधर भूत अपनी दुनिया में जाकर बात कर रहे थे। ये तांत्रिक भी हमें चैन से जीने नहीं देते हैं। तांत्रिक बाबा ने अच्छा किया कि हम लोगों को इस लोक में वापस भेज दिया। जिस दुनिया में तुम रहती हो वहाँ के नियम का पालन करो, नहीं तो तुझे हम खा जाएंगे। बेटी, ये सब सही कह रहे हैं। तुम इस दुनिया के लोगों के जैसे ही रहो और काम करो, नहीं तो ये लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। फिर कुछ दिनों बाद वो छोटी चुड़ैल बड़ी हो जाती है और वो भी नरभक्षी होकर लोगों का खून पीती है और सबकी चीड़फाड़ कर उन्हें मारने लग जाती है। फिर भूत लोग कहते हैं,
इंसान, तुम कुछ दिन आराम से रह लो, हम फिर आएंगे तुम्हारी दुनिया में और तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे।